आज के इस विस्तृत विश्लेषण में स्वागत है। आज हम भारत में एथेनॉल ब्लेंडेड ईंधन को लेकर चल रहे विशाल राष्ट्रीय अभियान की चौंकाने वाली वास्तविकताओं और इसकी छिपी हुई लागतों को डीकोड करने जा रहे हैं। अक्सर जब स्वच्छ ऊर्जा की बात होती है तो तस्वीर बहुत ही शानदार और सकारात्मक लगती है ना? लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन दावों के पीछे के डेटा और जमीनी हकीकत का पर्दाफाश करेंगे, ताकि इस पूरी नीति के हर एक पहलू को बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझा जा सके। तो चलिए सीधे इस चौंकाने वाले आंकड़े से शुरुआत करते हैं, जो पर्यावरण और अर्थव्यवस्था को लेकर चल रही इस पूरी बहस के बिल्कुल केंद्र में है। 10,000। देखिए, ये कोई मामूली संख्या नहीं है, बल्कि एक ऐसा आंकड़ा है जो हमें इस पूरी कहानी को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है। अब ये 10,000 की संख्या असल में एक बहुत बड़ी चेतावनी है। रिपोर्ट्स और डेटा बताते हैं कि सिर्फ 1 लीटर एथेनॉल का उत्पादन करने के लिए लगभग 10,000 लीटर पानी की आवश्यकता हो सकती है। जरा इस बारे में सोचिए, ये अनुपात सच में दिमाग घुमा देने वाला है। एक तरफ हम स्वच्छ ईंधन की तलाश में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसके लिए चुकाई जाने वाली भौगोलिक और प्राकृतिक कीमत बहुत ही विशाल और पूरी तरह से छिपी हुई है। इस पूरी स्थिति को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि ये नीति असल में काम कैसे करती है। एथेनॉल ब्लेंडिंग यानी कृषि फसलों से प्राप्त एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने की प्रक्रिया, ताकि बाहर से आने वाले तेल पर निर्भरता कम हो और गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण घटे। कागज पर यह आइडिया एकदम शानदार लगता है, लेकिन हमारे लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि कागज पर दिखने वाली यह नीति आम जनजीवन और हमारे स्थानीय जल संसाधनों को जमीनी स्तर पर आखिर कैसे प्रभावित करती है। और इस नीति का पैमाना कितना विशाल हो चुका है, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाया जा सकता है, 1822 करोड़ लीटर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जैसे दिग्गज नेताओं के भारी समर्थन के चलते राष्ट्रीय स्तर पर हमारी एथेनॉल उत्पादन क्षमता बहुत तेजी से बढ़कर इस विशाल स्तर तक पहुंच गई है। ये कोई छोटा बदलाव नहीं है, बल्कि इसे राष्ट्रीय ऊर्जा रणनीति के एक बेहद अहम हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। खंड 1, ईंधन बनाम भोजन की बहस। अब इस बड़े उत्पादन लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश में एक भारी रस्साकशी शुरू हो गई है। एक तरफ है हमारा ऊर्जा भविष्य सुरक्षित करने का लक्ष्य, यानी आयातित तेल पर निर्भरता कम करके ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करना। लेकिन ठीक इसके विपरीत कृषि स्थिरता को लेकर एक बहुत बड़ा जोखिम भी खड़ा हो गया है। एथेनॉल बनाने के लिए जरूरी खाद्य फसलों को अब खेतों से सीधे कारखानों की तरफ मोड़ा जा रहा है, और इसका सीधा असर एक स्थिर भोजन आपूर्ति पर पड़ सकता है। और इसका असर बिल्कुल एक चेन रिएक्शन की तरह दिख रहा है। हालिया वित्तीय और कृषि रिपोर्ट साफ बताती हैं कि जब चावल और मक्का जैसी बुनियादी फसलों को खाने की थालियों से हटाकर गाड़ियों के फ्यूल टैंक में डाला जाता है, तो इसके नतीजे सीधे बाजार में महसूस होते हैं। खाने पीने की चीजों की कीमतें बढ़ने का भारी खतरा मंडरा रहा है, जो आम घरों के किराने का बजट पूरी तरह से बिगाड़ सकता है। और इसके साथ ही जल संकट का गहराना और इस पूरी नीति के भविष्य में टिके रहने, यानी इसकी सस्टेनेबिलिटी पर भी गंभीर सवाल उठने लगे हैं। वेथोनिक द्वारा प्रस्तुत की गई ये रिपोर्ट एक बहुत ही सटीक और निष्पक्ष सवाल हमारे सामने रखती है। ये हमें इस बात का वस्तुनिष्ठ तरीके से आकलन करने पर मजबूर कर देती है कि क्या तेल आयात कम करने के जो आर्थिक फायदे हैं, वो वाकई हमारे जीवित रहने के बुनियादी संसाधनों यानी पानी और भोजन की कीमत चुकाने के लायक है। ईमानदारी से कहें तो ये एक ऐसा सवाल है जिसे किसी भी हाल में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। खंड 2, क्षेत्रीय दबाव और पर्यावरणीय जोखिम। यहाँ एक बहुत ही अजीब सी विडंबना है जिस पर गौर करना जरूरी है। दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे क्षेत्र जो पहले से ही भयंकर जल संकट या हाई वाटर स्ट्रेस का सामना कर रहे हैं, वहीं पर इस पानी सूखने वाले एथेनॉल उत्पादन का सबसे बड़ा हिस्सा केंद्रित है। जरा सोचिए, एक ऐसी प्रक्रिया जिसे खुद इतना अधिक पानी चाहिए, उसका ऐसे इलाकों में होना जहां पहले से ही पानी की भारी किल्लत है, जमीनी स्तर पर यह संसाधनों के लिए एक बेहद गंभीर चुनौती पैदा करता है। और बात सिर्फ बड़े राज्यों या मुख्य भूमि के जल संकट तक ही नहीं रुकती। स्रोत ये भी स्पष्ट करते हैं कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जैसे बेहद संवेदनशील और नाजुक क्षेत्रों में इन विकास कार्यों को लेकर पर्यावरणीय जोखिम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये साफ दर्शाता है कि हमारी ऊर्जा नीतियों का असर हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के कितने गहरे स्तर तक जा सकता है। निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो इन सभी कारकों ने एक तीखी राष्ट्रीय राजनीतिक बहस छेड़ दी है। एक तरफ सरकार है जो इसे स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एक कदम बताकर इसके आर्थिक फायदों की वकालत कर रही है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी जैसे विपक्षी नेता और नीति के आलोचक हैं, जो राष्ट्रीय जल और खाद्य संसाधनों पर पड़ने वाले भारी दबाव को लेकर गंभीर चिंताएं जता रहे हैं। दोनों ही पक्षों के ये तर्क इस पूरी स्थिति की जटिलता को स्पष्ट रूप से हमारे सामने लाकर रख देते हैं। खंड 3, अंतिम कीमत का आकलन। जैसे जैसे हम इस विश्लेषण के अंत तक पहुंचते हैं, इन सभी आंकड़ों और रिपोर्ट से निकलकर अंततः एक सबसे बड़ा सवाल उभरकर सामने आता है। क्या किसी भी राष्ट्रीय ईंधन नीति को वाकई टिकाऊ या सफल माना जा सकता है?
यदि उसके बदले में देश के आम नागरिकों के रोजमर्रा के जीवन के लिए आवश्यक पानी और भोजन को ही दांव पर लगाना पड़े? क्या ऊर्जा स्वतंत्रता बुनियादी जीवन रक्षक संसाधनों की कीमत चुकाने के लायक है? ये एक ऐसी दुविधा है जिसका समाधान सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि हमारी प्राथमिकताओं में छिपा है। इस विचार के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं विराम देते हैं। गहराई से सोचने के लिए ये एक बड़ा सवाल है, इस पर जरूर विचार कीजिएगा।